हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, दैट इज़ कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। सेट हमारा चल रहा है जो एयरफोर्स के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका। सोर्स है हमारा ये जो सक्सेस मिरर अक्टूबर 2022 यानी 2022 की जो सक्सेस मिरर है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पिछले सेट में हमने आपको 50 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। वहीं से फिर दोबारा शुरू करते 50 हम दोबारा बता देंगे। एक वर्ग के आकार की भुजाएं जो मतलब कोई वर्गाकार यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है, वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं, वर्ग के आकार की यानी आप कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी भुजाएं 2, 3, 4, 5 के रेशियो में हैं और उसकी जो वो पेरीमीटर यानी परिधि है वो 294 है। तो ये पूछा जा रहा है इसकी सबसे छोटी साइड क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से मौखिक तरीके से इसको निकाला जा सकता है। हम इनका एडिशन करें तो 4 + 5 + 4 9, 9 + 4 5 यानी 14। तो ये नंबर हमारा 14 से डिविजिबल होना चाहिए। जो एडिशन है, जो टोटल है, यहाँ के टोटल से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आप 14 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 2 या 28, 1 बच गया, 14 बन जा 14 इन 21 टाइम्स जाएगा। पिछले सेट हमने करवाया। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ हमारा टोटल है 14 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 21 है। तो सबसे छोटी साइज 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 का ट्वाइस कर देंगे 42। नेक्स्ट है 51 की 56 सेंटीमीटर किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। या समभुज त्रिभुज कह दिया, बिल्कुल प्योर ही हिंदी में लिखा हुआ है। इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कह सकते थे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो किसी एक साइड की उन्होंने माप दे दिए 56 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा। अब होता क्या है कि कोई समबाहु जो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 56 इंटू 56। आप इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। ये जो 2 बचे इससे ये कैंसिल कर दो, ये भी 28 हो गया। और 28 का स्क्वायर करना, 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। √3 अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो 784 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा। और नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, उसमें हमसे ये कहा जाएगा किसी प्रतियोगिता में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यानी आपकी एंट्री उस प्रतियोगिता में हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हामी को 4 परीक्षाओं में औसतन अंक 80 अंक हासिल करने होंगे। यार कि 4 टेस्ट आपके होंगे, हर टेस्ट में आपके जो एवरेज मार्किंग होगी वो आपकी 80% होनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि उसने पहली 3 परीक्षा में तो देखो एवरेज से 1 नंबर ज़्यादा लाई है। कोई आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई रिलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली करेंगे। देखिएगा, हमको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 80 नंबर लाने हैं तो हमारी उस प्रतियोगिता में एंट्री हो पाएगी। तो पहले में देखो औसत से 1 ज़्यादा लाए और दूसरी परीक्षा में औसत से 11 नंबर ज़्यादा लाए। तो टोटल कितने ज़्यादा ले आए, अभी तक 12 नंबर हम ज़्यादा ले आए, ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन हुआ क्या, तीसरी परीक्षा में ज़रूरत से हम 10 और 4 14 नंबर कम लाए। तो इधर 12 ज़्यादा लाए थे, इधर 14 कम लाए। तो अभी भी हमारे पास कितने की कमी है, 2 की कमी रह जाएगी। यानी 2 तो इधर हमें पूर्ति करने। तो हम अगली परीक्षा में कितने अंक लेकर के आएँ, तो अगली परीक्षा में 2 अंक वो पहले जो हमारी कमी पड़ी हुई है उनको पूर्ति करने के लिए 80 तो हमको लाना ही है। तो 82 नंबर लेके आने चाहिए। ठीक, यहाँ प्लस माइनस देखिएगा एक बार फिर समझिएगा। यहाँ पर हमारा +1 है, पहली परीक्षा में हमारा +1 है, दूसरी परीक्षा में हमारा +11 है और तीसरी परीक्षा टेस्ट में हमारा -14 है। अब आप इनको न्यूट्रलाइज करें। जब आप इनको न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करने पर अभी भी हमारा -2 है। अब -2 को ख़त्म करने के लिए हमें 82 लाना पड़ेगा। तो +2 से -2 ख़त्म हो जाएंगे, जो रेशियो बचेगा हमारा औसत जो बचेगा वो 80 आकर के। तो क्या कोई रिलेशन हमने लगाया, मौके कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में का औसत वजन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, लेकिन हमें कोई रिलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83। इसका मतलब ये वो क्रिकेट टीम में जो 11 प्लेयर्स हैं उनका सबका जो वेट है वो 83 kg है। अब अगर 83 kg का ही कोई इसमें इंक्लूड हो जाए तब भी औसत 83 रहेगा, और 83 का कोई बाहर निकल जाए तब भी औसत 83 रहेगा। लेकिन औसत चेंज कब होगा, जब
औसत से ज़्यादा वजन का कोई आ जाए या औसत से कम वजन का कोई आ जाए तो ये रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। ज़्यादा वजन का आएगा तो औसत बढ़ेगा और कम वजन का आएगा तो औसत घटेगा। हमें इतना ध्यान रखना है कि इतना ही लेके अगर कोई आता तो औसत बरकरार रहेगा, चाहे कितने भी खिलाड़ी निकल जाए, इतने ही वेट को लेके निकले, इतने ही वेट वाले शामिल हों तो औसत रेशियो हमेशा 83 रहेगा। लेकिन कोई ज़्यादा वेट वाला मोर देन 83 तो औसत हमारा बढ़ेगा और लेस देन 83 का शामिल होता आकर के औसत हमारा घटेगा। इतना हमें ध्यान रखना है। अब आगे क्या कहा गया है, तो वो तो 11 खिलाड़ियों का, लेकिन जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन देखो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो कोच आ रहा है वो 100% मोर देन 83 होना चाहिए। ये सभी ऑप्शन जो है मोर देन 83 है, ठीक है। तो ऑप्शन हम नहीं कर सकते। मान लीजिएगा सभी ऑप्शन हमारे, एक ऑप्शन मोर देन 83 होता और 3 बची ऑप्शन लेस देन 83 होते तो वही हमारा ऑप्शन हो जाता जो मोर देन था, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब समझते करना क्या है हमको, तो औसत 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ने का मतलब हुआ औसत हो गया हमारा 84। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 11 खिलाड़ी थे उनका सबका 1-1 बढ़ गया। तो 11 के कितना बढ़ा, 11 kg तो वहाँ बढ़ गया। और जो आएगा उसे भी 84 अपना बरकरार रखना है औसत को 84 करने के लिए। तो इसका मतलब 11 तो उसने बढ़ाने में खर्च कर दिया और 84 अपने पास रख लिया। तो टोटल कितना वजन लेके आया होगा, 84 + 11 दैट इज़ 94 kg। नो कैलकुलेशन, नो रिलेशन, आंसर आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट 54 है, एलपीजी टैंक की कीमत 508 से बढ़ कर के 635 कर दी गई। यानी बढ़ोतरी कितनी हमने की, इंक्रीजमेंट जो हमारा हुआ है वो इधर हुआ 35 का और उधर हुआ है 92 + 35, इधर पूरा 35 का हुआ। और ये यानी 508 से हम 508 से सीधे बढ़ेंगे 600 तक जाने के लिए 92, तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट होगा और 35 ऊपर हो रहा है। तो 92 में 35 का एडिशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा जाके कुल मिला करके हमारा 92 में 8 दीजिएगा तो ये 100 हो जाएंगे और यहाँ बचेंगे आपके 8 दिए हैं तो 127। यानी 508 पर 107 127 की इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 100 पर कितना हुआ, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे हमारा एलपीजी का खर्चा बरकरार रहे। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ भी हम आपको बता रहे बहुत ही आसान तरीके से। हम क्या थे, पहले सिलेंडर हमारा 508 का मिलता था और बढ़ोतरी हो गई हमारी 127 की। ज़रा एडिशन करना, ये 8 7 15 की 5 3 और 635 का हो गया। तो यानी 508 पर जो हमने इंक्रीजमेंट किया वो 127 का है। तो ज़रा इसको सॉल्व करना, ये जा रहा होगा आपका 104 बार, 7 चौक 28 और 5 चौक 48 तो 50। यानी इससे अगर आप कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 101/4। अब देखिएगा इसमें CPR लगाएंगे हम, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। CPR का मतलब ये होता है कि अगर बढ़ने वाली वैल्यू हमारी इस प्रकार से A/B की फॉर्म में बढ़ने वाली वैल्यू है तो खर्चा बरकरार रखने के लिए, एरिया बरकरार रखने के लिए या कोई चेंज ना हो वो बरकरार रखने के लिए हम क्या करें, इसको A/A+B से कम कर दें। ये हमारा CPR होता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा हम कितना LPG में खर्चा कम कर दें, जो हमारा पिछले महीने के हिसाब से ही खर्चा होता है। LPG कम जलाएंगे, जब LPG की कीमतें बढ़ गई हैं तो उसकी हम खपत कम कर दें तो हमारा खर्चा बरकरार बना रहेगा। तो ये खपत हो जाएगी जाके, अभी 1/4 से हमारा कीमत बढ़ी है तो 1/5 से यानी 1 इसमें आके एडिशन हो जाएगा 1/5। 1/5 मीन्स होता है 20%, यानी 20% से अगर खर्चा कम कर देते, यानी बढ़ने वाली वैल्यू है सिलेंडर की कीमत में 25% की इंक्रीजमेंट हुआ है तो खपत में आप 20% की कमी कर दें तो आपका खर्चा जैसा पहले हो रहा था वैसा ही होता रहेगा। तो ये होता है CPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अब देखिएगा इसमें शुरू कहाँ से करना है हमको। ये कई ब्रैकेट हैं इसमें, ये तो 128 बिल्कुल अलग है, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर हमारा अंदर कर्ली ब्रैकेट है। तो हम कहाँ से शुरुआत करें, अगर इसी को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ रहा, 23 दूनी 46, यहाँ पर 2 आ गई, इतना ये वैल्यू हमारी 2 की इक्वल है माइनस। अब अंदर चलिएगा 81 9 से डिविजिबल है तो 81 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 से 9 कैंसिल हो गया, दैट इज वो सब कुछ हो गया हमारा 0। इधर का ये पोर्शन कम्प्लीटली किसके बराबर है, 0 के बराबर हो रहा है कि 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा और 9 में से 9 खर्च कर देंगे 0 हो जाएगा और ये बचा हमारा 2।
ठीक। अब 2 से भी डिविजिबल है 156, दैट इज ये बचेंगे हमारे 28, और 28 में से 128 में हम 28 खर्च कर देंगे, बचेंगे हमारे 100। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई कौन सी कॉपी पेन की हमको ज़रूरत है। ठीक है, और इस प्रकार से आप जितने ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में आते हैं। ये 169 जो होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो जब इस ब्रैकेट लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे लास्ट है अंतिम नंबर से, और वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा अगर अकेला रूट के अंदर लिखा है तो। अब मान लो यहाँ पर ऐसा नंबर लिख दें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो करना बहुत कुछ मुश्किल होगा। ये 13 है। अब 156 में जब 13 का एडिशन करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 169। देखिएगा यहाँ 13 का एडिशन करेंगे तो 169 फिर होगा, 169 का स्क्वायर रूट फिर लेंगे तो फिर आ गया हमारा 13। अब 13 को 189 से फिर कम करेंगे तो फिर ये भी हमारा आ रहा है 169, इसका स्क्वायर रूट आ गया, फिर वापस 13। अब 157 से आप 13 को जब कम करेंगे तो बचेगा जाकर के 144, यानी 144। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, वापस आ जाएंगे 12 पर। कौन सी कैलकुलेशन की हमने, देखिएगा नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है। हम इस चीज़ को सॉल्व करना चाहें तो पहले इसको सॉल्व करने के, इसका रिलेशन इससे कुछ भी नहीं है, वो अलग है ये अलग है, बाद में एडिशन कर देंगे। तो ये देखिएगा 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 पे पावर फिर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा वापस 16। तो ये वैल्यू हमारी बरकरार 16 ही रहने वाली है। अब 196 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये आगे वैल्यू 14। अब 135 में से जब आप 14 को खर्च करेंगे तो ये बचेगा 121। 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 16 + 11 हो जाएंगे आपके 27। 58 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 51 और 52 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज है, ये मतलब विकर्ण है दिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2, डायमीटर फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। इनका मल्टीप्लाई को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 26। 51 × 26 कर दीजिएगा, 51 × 26, तो 26 × 26, सबके लास्ट में 26 आ ही रहा है। या आप ये देखोगे यहाँ पर वो लगा दीजिएगा DS, इसका आ रहा DS 8 और इसका आ रहा 6, 8 × 48, 48 बजा 8 × 4 12, यानी 3। देखो किसका 3 आ रहा, ये 6 3 9 इसका 3 आ रहा है, और 6 3 9 1 इसका 3 आ रहा है। अभी इसका 3 नहीं है, 6 3 9 इसका 4 आ रहा है, और 6 3 9 इसका 2। इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन DS का भी हमें यूज करते रहना चाहिए, यानी डिजिट सम, जो प्रोडक्ट का डिजिट सम आ रहा है, जो ये नंबर का जैसे इसका आ रहा है डिजिट सम 6, 5 1 6, और इसका आ रहा 8, 8 × 48 करेंगे, 48 का फिर हो गया 12, 12 का 3 हो गया। तो इसमें जिसका डिजिट सम 3 है वही हमारा जवाब होगा। 59 क्वेश्चन है, sin 70 + cos 40 और cos 70 + sin 40। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, आप समझ पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारे पास क्वेश्चन है sin 70 + cos 40 और cos 70 + sin 40। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो किसी को भी चेंज कर लीजिएगा, चाहे पूरा ऊपर कॉस एक ही टर्म में बना लीजिए, जैसे ऊपर साइन साइन में बनाना चाहो साइन साइन बना लो, कॉस कॉस बनाना चाहो कॉस कॉस, यानी एक ही टर्म होना चाहिए। तो ये जैसे साइन ऊपर कॉस में है, ऐसे भी कॉस में बना सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है साइन 90 - 20। अगर 90 में से 20 जाएंगे तो 70 बचेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये कॉस 40 रहने दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या, ये कॉस है, इसे भी लिखा जा सकता है कॉस 90 - 20 प्लस साइन 40। अब देखिएगा साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और यह साइन कोई प्लस लग रहा, अच्छा, और प्लस साइन कॉस 40 अपॉन, इसी प्रकार से कॉस 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी साइन 20 प्लस साइन 40। अब हमारा रिलेशन लगेगा साइन सी कॉस C + cos D, साइन C + साइन D। अगर cos C + cos D हो तो उसका रिलेशन हो जाता है 2 cos C + D/2 cos C - D/2। अगर प्लस हो रहा तो cos cos रहेगा,
और माइनस हो रहा होता तो साइन साइन रहता। साइन में अगर प्लस हो तब भी साइन कॉस रहता और माइनस हो तब भी तो कॉस साइन हो जाता बस। तो यहाँ पर रिलेशन लगने वाला है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos, इनका एडिशन करेंगे 60, 2 से भाग करेंगे तो 30, सॉरी 2 cos 30 इंटू इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 20 माइनस 40, यानी माइनस के 22 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 10, लेकिन cos में साइन चेंज नहीं होता तो माइनस का प्लस अपने आप ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos में साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 साइन सी प्लस साइन डी का होता 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा जाके 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 हो गया हमारा साइन 30, और ये हो जाएगा साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और ये हो जाएगा जा करके हमारा कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी ये भी उतना ही आ गया cos 10। cos में साइन माइनस का, जैसे cos माइनस 10 आ रहा है तो प्लस 10 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, cos 30 अपॉन साइन 30 दैट ये हो जाएगा हमारा cot 30। cot 30 वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 वैल्यू हो जाएगी √3। अब ये क्वेश्चन हम तभी समझ सकते हैं और कर सकते हैं जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज अच्छे से हो। तो इसकी वैल्यू आ रही है √3, यानी ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की संख्या का जो रेशियो गिवन है 4:6:4:3 है, और कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य जो है वो हमारे 200 ही हैं। तो कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो बच्चों की न्यूनतम संख्या हमारी कितनी है? 6। तो ये हो रहा है हमारा 6 4 10 3 13, और टोटल हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/13 इंटू 200। आप इसको सॉल्व करेंगे जाके तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि 4650 की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। वार्षिक ब्याज दर 7.5 है, तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 4 साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, यानी 30%। तो देखिएगा ये 30% हमें ब्याज देना होगा। इसमें क्या होगा, 1 वर्ष का तो 7.5 है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 30%। तो वो टाइम ख़त्म हो गया हमारा, ब्याज दर ही मैंने 30% कर दी तो टाइम ख़त्म हो गया। तो 30/100 गुणा 4650 करना हमको। 30/100, 30/100 को 3/10 भी तो लिख सकते हैं, और उस 10 से ये 0 भी कट गई। अब हमें केवल क्या करना है, 465 में 3 का मल्टीप्लाई तो करना है, तो कर दीजिएगा। 5 3 15, सब में 15 आ रहा, हासिल 1, 6 3 18, 1 19, सबका 9 भी आ रहा दूसरा अंक। फिर हासिल 1 4 3 12, 1 13, 13 95, यानी आंसर भी आ गया। कोई कैलकुलेशन ऐसे ही मौके कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसको कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का लघुत्तम हमको दिया गया, महत्तम भी दिया गया, और उनका अंतर दिया गया, तो उनका योगफल पूछा गया। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें हमें थोड़ी कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी, तो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। जो रिलेशन हमारा होता है वो क्या होता है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अगर हम SCF LCM का मल्टीप्लाई भी अगर कर देते तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट हमको पता चल जाएगा। तो उनका जो संख्याएं हैं वो हमारी हैं 60 और 3 है। ये 60 है और ये 3 है, तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई आ गया वो 180 है, यानी दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 180 है। कहने मतलब मान लीजिए संख्याएँ A और B हैं, तो हमें क्या मिल गया? AB मिल गया। AB 180 है, और कह रहे कि A माइनस B 3 है, तो आप A प्लस B बताइएगा। बहुत अच्छा इसमें रिलेशन लग जाता है। अगर मैं A प्लस B की वैल्यू फाइंड करनी तो रिलेशन होता है A प्लस B इज इक्वल टू अंडर A माइनस B का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो इस पर डिपेंड है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 4AB। अब A माइनस B की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9। AB की वैल्यू कितनी है? 180। 180 का 4 गुना करेंगे तो 720। ठीक, 720 में जब 9 और एडिशन करेंगे अंडर रूट के अंदर हो जाएंगे हमारे 729। 729 होता है बेटा 27 का स्क्वायर। तो दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा जाकर वो 27 निकलेगा जाकर। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, दोनों संख्याओं का योगफल 27 होगा। नेक्स्ट 63 है कि PQR एक व्यापार शुरू करने के लिए वो 14,000, 18,000, 24,000 का निवेश करते हैं। अब वर्ष के अंत में क्या हुआ है, उन्हें 25,480 रुपये का लाभ होता है। तो P और Q के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है? तो जो भी उनका प्रॉफिट बाद में बटेगा साल के अंत में, वो लगाई गई इनकम के रेशियो में बटता है।
लगाई गई इनकम के रेशियो में। तो इनकम का रेशियो अगर हम निकालें, देखो 3 जीरो इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट, इन 3 जीरो को ख़त्म कर दें तो बचा हमारा 14, 18 और 24। इसे भी अगर हम डिवाइड करना चाहें 2 से तो रेशियो हमारा आ जाएगा 7, 9 और 12। अब देखिएगा टोटल कितना आ रहा हमारा है, अंतर चाहिए हमको, पी और क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर 2 के बराबर आ रहा है। और टोटल कितना आ रहा है हमारा, टोटल आ रहा है 7, 9, क्या नाम, 9, 7, 16, 16 और 12, 16, 12, 28 हो जाएगा। टोटल 28 आ रहा, अंतर 2 आ रहा है, यानी 2/28 इंटू 25,480। तो डायरेक्टली हम अंतर ही निकाल के देंगे, हमें क्या ज़रूरत है, 2/28 इंटू 25,480। अब इसे हम चाहते एक बार और काट दें, ये आ गया हमारा 14 इंटू 25,480। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, आप 14 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो भी आंसर होगा आपका आ जाएगा। 14 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारा 14, 1 14, यहाँ बच गए हमारे 6 और 5 11, 11 ये हो गए, फिर 114 और 114, 14 7 98, 14 8 112, फिर 14 दूनी 28, यानी अंतर आएगा 18 20। सी एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो अंतर इनके रेशियो का अंतर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 25,480 को आप 28 से भाग दे दें, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। और 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप जो भी 1 यूनिट की वैल्यू हो, उसमें अंतर तो 2 ही आ रहा है, इनका 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 से 10 आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 1820। और नेक्स्ट है कि रोहित, मोहित और सुमित अकेले एक कार को क्रम से 8, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम कितना होना चाहिए। तो पहले तीनों का हम एक दिन का काम निकालेंगे, फिर वो तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे ये फाइंड करेंगे। तो एक दिन का काम निकालने के लिए हमारा 1/8 प्लस 1/14 और 21। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई है कि ये एलसीएम थोड़ा इनका बढ़ाने के लिए जा करके, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहें तो 42 आ रहा है, तो 42 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा 42 में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, यानी 42 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नहीं 84 तो नहीं आएगा, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा, तो इनका एलसीएम आ गया है 1 कुल मिला के 168। हमने कैसे लिया इनका एलसीएम, देखो इनका एलसीएम आ रहा हमारा 42, और 42 में भी 42 में वो लिख सकते हैं हम हमारा 21 इंटू 2, तो ये 2 इसमें है कौन नहीं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये आ जाएगा हमारा 21 बार, ये आ जाएगा 14 के 14 28 12 बार, और ये इसमें जाएगा जाकर के 8 बार, 8 8 8 दूनी 16 प्लस 8। तो यहाँ से इनका एक दिन का काम निकलने वाला है 12 8 20, यानी 41/168। ये एक दिन का काम है। टोटल वर्क करने के लिए आपको केवल इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 168/41 जो भी हो आप उसको कर सकते हैं। 40 ये लिखा हुआ है सी, 168/41 उन्होंने भी वैसा ही लिख दिया है। और नेक्स्ट देखिएगा इसी प्रकार से हमारा वर्क और टाइम से रिलेटेड है कि अकेला ही कार को 20 डे में कर सकता है, बी उसी काम को वो एम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसी बात उन्होंने कहा है कि दोनों ने काम शुरू किया और 5 दिन तक लगातार करने के बाद के काम को छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम को एम कितने दिन में पूरा। इस प्रकार से कि के तथा एम मिलकर के कार्य करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम एम कितने दिन में करेगा। तो अब ये देखो भी आसान है। अब देखिएगा के का एक दिन का काम था, पूरा काम था 20, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। इसका काम पूरा था 30 दिन में करता था, तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 2, यानी 5/60 कुल मिला के 1/12, यानी वो एक दिन में काम का 12वां हिस्सा कर रहे थे एक दिन में,
दोनों मिलकर एक दिन में काम का 12वां हिस्सा कर देते हैं। तो दोनों का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 दिन तो साथ साथ किया, तो 5 दिन का काम हो गया इनका, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/12, ये 5 दिन का काम है। तो उस काम बचा कितना, मतलब रिमेनिंग वर्क क्या है, तो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा 1 - 5/12 दैट इज 7/12। ये वर्क अभी करना बाकी है, जो किसे करना है, जो काम को 30 दिन में कर देता है, यानी m। तो m का ये 1 दिन का काम है, तो इतना काम करने के लिए ये भाग काम है, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दें, ये इसमें चला जाएगा 2.5 बार, और 2.5 17 डम्मा हो जाते हैं, 60 डम्मा हो जाते हैं 17.5, यानी 2.5 टाइम्स 12 इंटू 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू 30, और 2.5 टाइम्स इंटू 7 इज इक्वल टू 17.5। तो बी एम अकेला उस काम को 17.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। 17.5 का मतलब हो जाएगा 35/2। और नेक्स्ट है, अब आप कहीं से भी सॉल्व करिए, मान लो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 13/2, और 13/2 को हम 3 से भाग करेंगे तो 13/6, 13/6 और -4 चौक 24 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 11/6, -11/6 बचेगी, -11/6 बचे हैं, लेकिन ये माइनस होने की वजह से वो हो गया प्लस का 11/6, और प्लस का 2 है ही, कहने मतलब हम लिख भी कर सकते हैं 11/6 ये बच गया, प्लस का 2 ये है, तो 6 दूनी 12 और 11 ये हो जाएंगे हमारे 30/6। तो ये लास्ट का टॉपिक हो गया ये वाला। अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ डिवीजन के साइन है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14/15 हो जाएंगे, 7 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/5, 45 इंटू 2/5, 5 से ये कट गया 9 टाइम्स, 9 2 या 18, तो कुल मिला के हमारा हो गया। अभी आप इसमें 18 का एडिशन और कर दीजिएगा, 18 प्लस 23/6, 18 छिक्का होते हैं 108 प्लस 30, यानी ये हो गया 131/6, 131/6 आंसर हो गया डी। और नेक्स्ट है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 और 104 को विभाजित किया जाए, यानी डिवाइड किया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 52 और 104 को भाग करें तो हर इसको जब डिवाइड करें तो 4 बचें और इसको जब डिवाइड करें तो 8 बचें। तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो क्या 26 से 52 डिवाइड करने से 4 बच रहे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 12 से भी डिवाइड करने से 4 बच रहे हैं, लेकिन 12 निम्मा 12 8 96 होते हैं, यहाँ भी 8 बच रहे हैं, और यहाँ इससे भी 4, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। ये जो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि पहली संख्या डिवाइड करने से 4 बच रहे हैं, दूसरी से 8 बच रहे हैं, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। यहाँ के लिखा बड़ी से बड़ी संख्या, तो 16, 48 और 12 में कौन संख्या बड़ी है, 48। ऑप्शंस कर सकते हैं, नहीं तो क्या करें, 52 से 4 कम करो 48, इससे 4 कम, इससे 8 कम करो 96, 48 जब 96 का आप SCF निकालेंगे तो वो निकलेगा जाके 48, तो वही हमारा आंसर है। एक तो वो तरीका हो गया। नेक्स्ट है कि 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ट्रेन चल रही है, 1 सेकंड में 46 मीटर, और वह एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर जाए। देखो सिग्नल को पार करने के लिए या किसी आदमी को पार करने के लिए या किसी खंभे को पार करने के लिए जो ट्रेन को दूरी चलनी पड़ेगी वो स्वयं की लंबाई के बराबर, यानी ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, तो ये माना जाएगा कि वह ट्रेन उस खंभे या सिग्नल को पार कर गई है। जैसे ये मान लीजिए खंभा खड़ा हुआ है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये इंजन आ गया, तो ये पूरा इंजन इधर निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, पिछला हिस्सा जब इसकी सीध में आ जाएगा तो माना गया ट्रेन पार कर गई। तो ट्रेन ने अपनी दूरी के बराबर ही तो इस खंभे को पार करने में टाइम लिया। अब उसकी स्पीड जा रही है 46 मीटर पर सेकेंड, और इसे पार करने में टाइम लिया उसने 12 सेकेंड का, तो इतने सेकंड में चलेगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 12 छिंगा 72 और 12 चौक 48 7 55, यानी 552 मीटर ट्रेन की लंबाई है। नेक्स्ट है कि एक टुकड़े की कीमत 180 से बढ़ा करके 216 कर दी, तो बढ़ा कितनी दी हमने, बढ़ा तो 36 बढ़ा दी, 16 उधर और 20 इधर, यानी 36 बढ़ा, 180 पर हमने 36 की बढ़ोतरी कर दी है। तो पूछ रहे कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट है, यानी जो बढ़ोतरी है वो कितने परसेंट का है। तो बढ़ोतरी उस पर निकालते हैं जो
पहले वाली वैल्यू होती। 180 पर हमने बढ़ोतरी की है 36 की, और 36 पंचे 180 होते, 1/5 का मतलब होता 20% का हमने इंक्रीजमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है 70 कि 9 से विभाजित करने पर, तो 9 से डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। देखो 3 और 9 की एक ही डिविजिबिलिटी होती है। अगर डिजिट सम 3 से या 9 से डिविजिबल है, डिजिट सम या तो 9 आ जाए या 0 आ जाए, तो यह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जरा डिजिट सम निकालिएगा, 5 4 9 को छोड़ दीजिएगा, बचा 2 2 4। इस संख्या को 9 से भाग देने पर 4 शेष बचेंगे। डिजिट सम का क्लास भी हम आपको किसी दिन बता देंगे। 9 छोड़ते चले जाते, जैसे 5 4 9 हो गया, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, डीएस में उसको शामिल मत करिएगा। अब बचा 2 2 4 बस। तो इसको जब नंबर को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। और नेक्स्ट है 71 कि 5 वर्ष में 12% सालाना निवेश पर रुपए का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि कितनी, यानी 60% हो गया हमारा 60। ऐसा ही हमको गिवन है। एक तरीके से इस प्रकार से है कि ऐसा इक्वल टू होता क्या है, ऐसा इक्वल टू होता है PRT/100। ऐसा ही हमको गिवन है 4500। P मालूम नहीं, और ये कुल मिला के हो गया हमारा 60/100। जो R और T है वो 60/100 है, R 12 है, 5T 12 5 60/100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गई और 1 0 इधर चली जाएगी, तो P इक्वल टू हो जाएगा जाके 45,000/6। भैया ये 6 भी तो है भाग करने के लिए, अब 6 का भाग दे दो। 7 6 2 6 7 42, 2 3 बच गए, 30 हो गए, 6 पंचे 30 और 2 0, 7,500। और राशि जो है 7500 है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि एक बॉक्स में 80 साबुन हैं, लेकिन 56 साबुन प्रयोग कर लिए गए, तो बचे कितने हैं, बचे हमारे हैं 24। तो वो कह रहे कितने % बचे हैं, तो आप सीधी सी बात है देखिएगा, 24 ही बचे हैं, नहीं 24 नहीं बचे, 20 और 4 24 ही बचे हैं। 24 साबुन बचे हैं, तो ये कह रहे हैं बॉक्स में कितने % साबुन शेष हैं, परसेंटेज हमसे पूछी जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 24/80 × 100। 8 3 24, 8 पंचे 40 और 5 से 20 बीतियाँ 60% साबुन अभी भी उस बॉक्स के अंदर बचे हुए, लेकिन 60 का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका हमने गलत कर दिया। 80 में से जब 56 को घटाएंगे तो 10 10 20 और 4 24 ही आएगा। ठीक है, 8 3 24, सॉरी हाँ 8 3 24, ये 10 बार जाएगा इसमें, 10 और 10 250, 10 3 30% आना चाहिए। 30% साबुन अभी भी बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखो, ये भी हमारी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। कौन सा नंबर 15 से डिविजिबल होगा। देखो 15 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो नंबर 3 और 5 से अलग अलग डिवाइड हों। अब देखिएगा 5 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 3 की हमें बात ही नहीं करने की ज़रूरत है, तो ये भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा हमारा एक ऑप्शन, तो यही होना चाहिए, नो कैलकुलेशन। देखो 3 से डिविजिबल होगा, आप सम कर लीजिएगा, ये आपका सम 0 3 6 इस प्रकार से आना चाहिए। देखो ये आ रहा हमारा 6 4 10 का 1 हो गया, 1 और 5 3 8 ठीक 9 हो रहा, 9 3 की टेबल में आते हो, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा इसी प्रकार से डिविजिबिलिटी से रिलेटेड 74 क्वेश्चन। 12 की डिविजिबल, 12 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो नंबर 3 से डिविजिबल हों और 4 से भी डिविजिबल अलग अलग हों, वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होंगे। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट के देखो 2, ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। 78 4 की टेबल में नहीं आती। 4 1 4 3 बच गया, 38 हो गया 4 की टेबल। अब हमारा ऑप्शन ही बचा है एक, तो यही होना चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है हम सबका चेक भी करते रहें। और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है कि विनीत ने का निवेश किया और 2 वर्ष बाद की राशि प्राप्त की, ब्याज की दर पता लगाइए अगर उसने साधारण ब्याज पे लिया हो। तो 2 वर्ष दिया गया, टाइम दिया गया, ब्याज दिया गया, हम फाइंड कर लेंगे। अब
आप ए में से ये माइनस कर दीजिएगा, यानी 5472 में से जब 72 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। ऊपर 12 बच गए और 5400 में से 45 यानी 9 से 12 रुपये में ब्याज के रूप में मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें ऐसा ही पता चल गया तो फार्मूला क्या होता है ऐसा, यानी 9 से 12 इज इक्वल टू पी कितना था हमारा, पी तो गिवन ही है हमें 4560 इंटू आर हमको पता करना, टी हमारा 2 साल बटे 100। आप जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी पी की वो आर की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट है कि एक पेड़ जड़ से टूट करके भवन पर 45 के कोण पर जाके लग गया और भवन और पेड़ के बीच की दूरी 200 है, तो भवन की ऊंचाई हमसे पूछी। यार ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ये भवन खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली और ये 200 मीटर हमको गिवन है। पेड़ यहाँ से टूट करके इस प्रकार से मकान की छत पर जाके झुक गया और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। और tan 45 थीटा 45 है, ये h है और ये 200 है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू h अपॉन 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू 200, यानी मकान भी 200 मीटर ऊंचा ही है। मकान की जो ऊंचाई है वो पेड़ से दूरी के बराबर ही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं 77। एक पासे के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की क्या प्रायिकता। देखो पहले फेवरेबल चांसेस निकालेंगे, वो टोटल चांस क्या हो सकते हैं हमारे, 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6, ये 3 तो हो गए हमारे टोटल चांस। ठीक, लेकिन फेवरेबल चांस क्या है, वो कह रहे 2 से बड़ी संख्या है ये। तो NS कितना हो गया, NS हो गया 3 और NE कितना हो गया, NE हो गया 2 और हमसे पूछा गया है PE प्रोबेबिलिटी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो PE इक्वल टू होता क्या है, होता है NE अपॉन NS यानी 2/3, 2/3 हमारा जवाब हो गया ये। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 50 से लेकर के 77 यानी 27 क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।